यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की क्लास 5 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक रेशे व कृत्रिम रेशे के बारे में। क्योंकि देखो, हम लोग इससे पहले जो डिस्कस किए थे क्लास 4 जो आपकी यहाँ पर हुई थी, क्लास 4 में हम लोगों ने नॉर्मल वस्त्रों को स्टार्ट किया था, यानी कि वस्त्र चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। वस्त्र में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि विभिन्न राज्यों में किस तरीके के वस्त्र पहने जाते, गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्र, सर्दी और बारिश में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में। अब वस्त्र कैसे बनते हैं वो प्रोसेस आज के सेशन में, यानी कि आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपकी 4 क्लासेस हो चुकी है। कोई भी क्लासेस यदि आपके मिस हो गई तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840। इस पर आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड हो सकते हैं, और साथ ही आप सारी क्लासेस जो आपके मिस हो गई है प्रीवियस क्लासेस उन्हें भी अटेंड कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट सेशन जो आपका होगा कंप्लीटली क्विज बेस्ड होगा। आज हम लोग कुछ यहाँ पर वन लाइनर कंप्लीट करेंगे, ताकि जब हम लोग क्विज सेशन में बैठे तब हम लोग आसानी से वहां पर क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले माइंड में बात आती है कि क्या प्रीवियस ईयर एग्जाम में अभी तक कोई क्वेश्चन इससे पूछा गया है। यस, डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे गए। जस्ट आपको एक थोड़ा सा आइडिया मैं यहाँ पर दे देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। यदि आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे भी हैं या फिर कोई पेपर आपने लगाया भी है, तो कलफ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक साबूदाने का कलफ हो गया, गोंद का कलफ। अभी पूरा डिस्कस करेंगे क्या चीजें ये होती है। यदि आपने पहले नाम नहीं सुना है तो आज के सेशन के बाद आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। एक सुहागा के बारे में क्वेश्चन बहुत आपसे पूछा जाता है, सुहागा का क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर अराइज होते हैं, लाइक रेशम फाइबर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं, सिंथेटिक फाइबर वगैरह हो गए, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा अराइज होते हैं। वस्त्रों के रख रखाव से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा अराइव होते हैं। हैंडलूम एंड जो पावरलूम इंडस्ट्री होती है उसमें क्या क्या योजनाएं चल रही है, इसमें थोड़ा सा आपका आता है करंट अफेयर्स, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो कम से कम 5 से 6 टॉपिक आपके जो है अकेले इस वाले चैप्टर के पार्ट 2 यानी कि प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे से अराइज होते हैं, पूछे ही जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है। जैसे ही आप इसका क्विज करने बैठेंगे नेक्स्ट सेशन में, आप आसानी से सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि आज का जो सेशन डिजाइन किया गया है वो पूरा इसी तरीके से डिजाइन किया गया कि ज्यादा थ्योरी ना होते हुए डायरेक्टली हम लोग फैक्ट टू फैक्ट बात करें। कुछ वन लाइनर टर्म्स में हम लोग सारे पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये सेशन जो है, ये चैप्टर जो है आपका कम से कम 2 से 3 दिन चलने वाला सेशन है। बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है, लेकिन वी विल ट्राई कि हम लोग इसको कम समय में हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करें। स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे प्राकृतिक रेशे एवं कृत्रिम रेशे की। प्राकृतिक रेशे प्रकृति में उपलब्ध होते हैं, जबकि मानव निर्मित या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की मदद से या फिर कृत्रिम रूप से निर्मित किए जाते हैं, अलग अलग चीजों के इस्तेमाल करके। तो वही प्राकृतिक रेशे प्रकृति में उपलब्ध हुए। मानव निर्मित रेशे प्राकृतिक रेशों के साथ अन्य रेशों का मिश्रण करके आर्टिफिशियल तरीके से तैयार किए जाते हैं। प्राकृतिक रेशों में कपास, ऊन, जूट, सन, रेशम एवं लीनन आदि शामिल किए जाते हैं। अब हमने ये चीज देखी है कि आपसे जो मोस्टली क्वेश्चन अराइज होते हैं वो एक लीनन के पौधे से होते हैं। ये लीनन का जो बनता है, लीनन बनता है, वो किस पौधे से बनता है? रेशम का उत्पादन होता है। तो वो जो रेशम का कीट का जो प्रोसेस होती है 6 स्टेप में कंप्लीट होती है, उसमें दूसरी स्टेप क्या होती है, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से अराइज होते हैं। तो ये चीजें हम लोग पढ़ेंगे, विथ एनसीईआरटीज पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में जो जो पॉइंट दिए गए उसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे। अब यदि हम लोग बात कर रहे हैं प्राकृतिक रेशे की, तो प्राकृतिक रेशों में कौन कौन सी चीजें आती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कपास की। ऐसे ही करके वन बाय वन हम लोग सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले कॉटन फाइबर की बात की जाए तो प्राकृतिक रेशों में कपास का प्रयोग सर्वाधिक रूप से किया जाता है। कपास से निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं। कपास के पौधे, आपने कपास के पौधे देखे होंगे, राइट। बहुत आसानी से हमारे इधर एमपी में उगते भी हैं, बहुत सारे गुजरात में भी बहुत सारा उत्पादन होता है। कपास के पौधों के फल से रुई व बिनोले प्राप्त किए जाते हैं। आपने देखा होगा कपास के जो फूल आते हैं व्हाइट कलर के, वो रुई रहती है और उसके अंदर छोटे छोटे से इस प्रकार के बीज रहते हैं। गाय भैंस भी उसका खल खाती है, कपास की खल खाती है, राइट। तो कपास के पौधों के फल से रुई व बिनोले प्राप्त किए जाते हैं। रुई को हाथों से अच्छी तरह साफ करके चरखे की सहायता से महीन धागे के रूप में इसको रेडी किया जाता है। ये कपास का प्रोसेस है। इन्हीं धागों के बाद में सूती कपड़ा तैयार होता है। सूती वस्त्र मुख्यतः गर्मियों में बहुत फायदेमंद रहते हैं। ये शरीर के पसीने को सोखकर शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। और कपास के रेशे मुख्यतः किससे बने हुए रहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। कपास के रेशों का निर्माण किससे होता है, तो सेल्यूलोज से होता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, सेल्यूलोज, प्रोटीन, और इस तरीके से 4 आपके ऑप्शन रहेंगे, तो आपका आंसर वहां पर सेल्यूलोज होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक पॉइंट से आपका एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लग रही है आप उसे कॉपी में यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो।
दूसरे पॉइंट यानी कि रेशम फाइबर, सिल्क फाइबर की बात करेंगे। कपास की तरह ही रेशम भी एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा ही है, राइट। इन्हें शहतूत के पेड़ों पर पाले जाने वाले कीड़े के द्वारा निर्मित कोकून से प्राप्त किया जाता है। अब ये सारे नाम हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोकून कैसे बनता है, क्या होता है ये। तो कैसे, सबसे पहले तो बात होती है कि रेशम का जो कीट होता है कहाँ से उत्पादन होता है, शहतूत के पेड़ों पर इनका पालन किया जाता है। कपास की तरह रेशम एक प्रकार का जो प्राकृतिक रेशा हो गया, ठीक है। इन्हें शहतूत के पेड़ों पर पाले जाने वाले कीड़ों के द्वारा निर्मित कोकून से प्राप्त किया जाता है। यह जो कीड़ा होता है, ये जो एक नॉर्मल कीड़ा रहेगा, ये क्या करेगा, जो हमारी शहतूत की पत्तियां है पहले उसी को खाएगा, शहतूत के पेड़ की पत्तियों को खाता है तथा रेशम को लार के रूप में निकालकर कोकून का यहाँ पर निर्माण करता है। वो इस तरीके से कोकून होता है, कोकून का निर्माण करता है, जो हवा में संपर्क में आने के बाद सूख जाता है और अंडे नुमा कोकून के चारों ओर यहाँ पर लिपट जाता है। तो ये इस तरीके से बनती है, पूरी इस तरीके से निर्मित होती है हमारी रेशम। अभी इसको डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। एक विशेष प्रक्रिया के तहत इसमें से रेशम को निकाला जाता है। रेशम सभी प्राकृतिक रेशम में महंगा होता है, इस कारण इसकी पहुंच जो है उच्च वर्ग के लोगों में यहाँ पर रहती है, मतलब कि बहुत महंगा, कॉस्टली हम लोग यहाँ पर थोड़ा इसको बोल सकते हैं। रेशम के तंतु बेहद कोमल व महीन होते हैं, जो ताप लगाने पर टूट या सिकुड़ जाते हैं, और ये बने होते हैं किससे, इनसे प्रोटीन भी बनता है, राइट। इनसे प्रोटीन का यहाँ पर निर्माण होता है, किससे, रेशम से। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। सेल्यूलोज आंसर करके मत आ जाना, क्योंकि क्विज में आपको ऑप्शन घुमाने के लिए इसी तरीके से दिए जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ क्विक फैक्ट की बात कर लेते हैं एनसीईआरटी के। भारत में रेशम उत्पादन से संबंध विभिन्न प्रकार के उद्योगों में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। रेशम कीट के पालन, कोकून में से रेशम को निकालने और कच्चे रेशम से वस्त्र निर्माण आदि कार्य अधिकता से महिलाओं के द्वारा ही किए जाते हैं। अपने उद्यम द्वारा वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है। रेशम उत्पादन में चीन का विश्व में पहले स्थान पर है। रेशम उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो चीन में होता है, और भारत भी रेशम उत्पादन में अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाता है। अब जान लेते हैं प्रोसेस को, जितना हम लोगों ने कोकून वगैरह के बारे में देखा है। तो देखो ये किस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होती है। सबसे पहले आपको बताया गया कि नर कीट कुछ इस तरीके का दिखता है और मादा कीट जो है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। ये आपको पूरा यहाँ पर बताया गया है कि रेशम कीट का पालन कैसे किया जाता है और ये कीट किस तरीके के दिखते हैं। तो हमने देखा था ये कीट होते हैं, इनका उत्पादन कैसे किया जाता है। ये शहतूत के पेड़ के पत्ते खाते हैं, तो ये आपका शहतूत का पेड़, उसका पत्ता है, तो इस तरीके से बीजों का निर्माण होता है, ठीक है। और फिर इस तरीके से ये बनते हैं रेशम के कीट, राइट। इस तरीके से रेशम के कीट बनते हैं। जब ये डी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है, जब ये रेशम के कीट इस तरीके से बन जाते हैं, ये अंडे देते हैं, ये अंडे इस तरीके से वापस रेशम के कीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये रेशम के कीट इस तरीके से कोकून का निर्माण करते हैं। और ये कोकून में विकासशील कीट इस तरीके से विकासशील होता है। ये फिर इस एरिया को, ये जो पूरा बाहर का इसने एरिया कवर किया, ये इस एरिया को यहाँ से छोड़कर लीव करके चला जाएगा, ठीक है। और ये कोकून जो है हमारा, जो रेशम जो इसके आसपास इसने निर्मित किया है, ये बना हुआ रह जाएगा। ये इस तरीके से 6 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक बार और यदि आप इसको देखना चाहें तो फिर से देखेंगे हम लोग। ये होते हैं रेशम के कीट, ये होता है नर, ये होता है मादा, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या करा, शहतूत के पत्ते को खाया, इस तरीके से यहाँ पर अंडे का उत्पादन हुआ। अंडे के उत्पादन होने से ये फिर इस तरीके से अंडों से एक रेशम कीट बनता है। रेशम कीट जब बना तो वो इस तरीके से कोकून में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो कोकून में कन्वर्ट हो गया, कोकून में अंदर से इस तरीके से ये इसको छोड़कर चला जाएगा। ये कोकून में जो विकासशील जो कीट निर्मित हुआ है, वो कीट इस एरिया को ही पूरा खाली खोके समेत इसको छोड़कर चला जाएगा, और इसके आसपास ही इसके लार से किसका निर्माण होता है, रेशम का यहाँ पर निर्माण होता है, जो सूखने के बाद इस तरीके से बन जाता है, राइट। एक इमेज के थ्रू और आप देख सकते हैं कि जो शहतूत का पेड़ है वो किस तरीके का दिखता है, ठीक है। मादा रेशम कीट और उसके अंडे इस तरीके से यहाँ पर निर्मित होते हैं। इसी पत्ते को खाकर इस तरीके से उसके अंडे बनेंगे, ये अंडे रेशम कीट होते हैं जो इसको खाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और शहतूत की पत्ती को आप देखना चाहें तो वो कुछ इस तरीके की दिखती है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, शहतूत की पत्तियों से खाते हुए लार्वा कैटरपिलर, रेशम कीट जो होता है इसको कैटरपिलर भी बोला जाता है, इसका निर्माण होता है और इस तरीके से ये कोकून बनाता है। फिर ये कोकून से विकासशील बीज निकलकर वो यहाँ से इसको प्लेस को छोड़कर चला जाएगा कोकून से, और ये बचा हुआ रह जाएगा और इस पर बना हुआ रहता है रेशम, जिसको कलेक्ट बाद में कर लिया जाता है, राइट। तो ये रेशम की बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है रेशम के बाद लीनन। सबसे पहले कपास पढ़ा, कपास के बाद हम लोगों ने पढ़ा रेशम, और रेशम के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं लीनन को। देखो लीनन फाइबर जो होते हैं, रेशम की तरह लीनन भी एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है। इसे फ्लेक्स नाम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। अब ये जो फ्लेक्स नाम का पौधा, ये कैसा दिखता है, यदि आप इसे देखना चाहे तो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये रहा फ्लेक्स पौधा। जो लीनन फाइबर होता है उसको हम इस प्रकार के पौधे से प्राप्त करते हैं। इसका उत्पादन ये जो है दिखने में कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट। देखो अब पढ़ते हैं वापस से।
एक इमेज हमारे माइंड में होती है तो हम लोग उसको आसानी से समझने में आसानी रहेगी। तो देखो रेशम का भी एक तरीके का लीनन, रेशम की तरह लीनन भी एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा होता है जो फ्लेक्स नाम के पौधे से इसको प्राप्त किया जाता है। लीनन का रेशा रेशम की तरह चिकना, चमकदार व सीधा होता है। हाल ही के वर्षों में भारत में इसका प्रजनन तेजी से बढ़ रहा है। लीनन के बने कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा महंगे व रेशम की अपेक्षा सस्ते होते हैं। मतलब कपास से तो थोड़े से यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं महंगे और रेशम से थोड़े से सस्ते यहाँ पर ये पड़ते हैं। लीनन में 70% जो है सेल्यूलोज पाया जाता है, सेल्यूलोज रहता है इसके अंदर। इसमें पसीना सोखने की क्षमता रेशम की तरीके से रेशम से जो है अधिक होती है, यहाँ तक कि सूती कपड़ों से भी अधिक होती है। गर्मी के मौसम में लीनन के बने कपड़े बेहद ठंडापन देते हैं और लीनन का रेशा बनाने की प्रक्रिया बेहद जटिल है, लेकिन यह मजबूत और काफी लंबे समय तक इसके कपड़े टिकाऊ होते हैं। समझ में आया लीनन के बारे में। लीनन भी एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा, ये फ्लैक्स नाम के जो पौधे होते हैं उससे प्राप्त होता है। तो अभी भारत में इसका उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। भारत में इसकी मांग काफी तेजी से बढ़ रही है क्योंकि 70% इसमें सेल्यूलोज पाया जाता है जो पसीना सोखने में हमारी मदद करता है और काफी ज्यादा टिकाऊ भी होता है। ठीक है, और इससे ज़्यादा ठंडापन भी मिलता है। यदि दूसरे कंपेयर करें हम लोग कपड़ों से, दूसरे कपड़ों से कंपेयर करें तो ये काफ़ी ज़्यादा सूती कपड़ों से भी अधिक ठंडापन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो लीनन के बने कपड़े ज़्यादा प्रीफर किए जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पर इसकी प्रोसेस बताई गई है। लीनन तैयार करने के लिए फ्लैक्स के वृक्षों की आवश्यकता पड़ती है जो पश्चिमी यूरोप व यूक्रेन में अधिकता से पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वी यूरोप और चीन में भी बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। वहाँ से लेनिन निर्मित भारत में आते हैं। अमेरिका की मुद्रा डॉलर में भी 25 लेनिन का कपड़ा व शेष कॉटन का कपड़ा उपयोग किया जाता है। मतलब आप 25% पूरा कपड़ा बना रहे हो तो आप उसमें 25% लेनिन का प्रयोग कर लो और शेष कॉटन का निर्मित करके आप उस कपड़े को निर्मित कर सकते हैं, ताकि जो लेनिन वाली सुविधाएं हैं, क्योंकि कॉस्टली ये चीज़ पड़ेगी, तो वो भी आप आसानी से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेनिन के बारे में बात हो गई। अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं ऊन के बारे में, वुल फाइबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ऊन भी एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है जो मुख्यतः भेड़, ऊंट, याक व खरगोश के बालों से प्राप्त किया जाता है। ऊन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो अकेले भेड़ आंसर करके नहीं आएंगे, क्योंकि ऊंट से जो लामा है उससे भी प्राप्त होती है, याक से भी प्राप्त होती है, खरगोश के बालों से भी हमें ऊन की प्राप्ति होती है। उनमें पाए जाने वाले प्रोटीन में सबसे अधिक मात्रा जो होती है, उनमें जितने भी तत्व पाए जाते हैं उसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन ही पाया जाता है। उन सभी रेशों में ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक होता है। इसके कारण सर्दी ऋतु में पहनने वाले वस्त्रों में ऊन का सर्वाधिकता से प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ऊष्मा का कुचालक यहाँ पर कौन है? रेशम है, ऊन है, और आपको यहाँ पर लीनन दिख जाएगा। तो सबसे अधिक कुचालक ऊष्मा का यहाँ पर कौन रहेगा? ऊन रहेगा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बनते हैं कपड़ों से। उत्कृष्ट श्रेणी की ऊन हमें ऑस्ट्रेलिया की जो मेरिनो भेड़ होती है, जो बिल्कुल बड़े बड़े बाल वाली होती है, वो कहाँ रहती है? ऑस्ट्रेलिया में रहती है। वहां से प्राप्त होती है। ऊन के बने कपड़े बेहद गर्म होते हैं जो हमें सर्दी से बचाने में मदद करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया पूरा प्राकृतिक के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर प्राप्त करेंगे कृत्रिम रेशे, जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रयोगशाला में विभिन्न रसायनों के मेल से बनाए गए रेशे कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे कहते हैं। मतलब लैब में बनाए जाते हैं, अलग अलग तत्वों का मिश्रण करके। कृत्रिम रेशों में नाइलोन आ सकता है, डेक्रोन आ सकता है, ऑर्लोन आ सकता है, विस्कोस आ सकता है। ये सारे हमारे कृत्रिम रेशे होते हैं। मानव निर्मित पहला रेशा जो है किसके द्वारा बनाया गया था? 1894 में विस्कोस द्वारा बनाया गया था। रेयन एवं विस्कोस लकड़ी से प्राप्त सेल्यूलोज से इसे बनाया जाता है। रेयन एवं विस्कोस लकड़ी से प्राप्त जो सेल्यूलोज होता है उससे यहाँ पर कृत्रिम रेशे जो होते हैं इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसका नाम भी यहाँ पर इसीलिए विस्कोस ही रखा गया था। देखो, रासायनिक पदार्थों से निर्मित पूर्ण रूप से पहला कृत्रिम रेशा या सिंथेटिक रेशा नाइलोन था, जो कि 1930 में अमेरिकन शोधकर्ता वॉलेस कैरोथर्स के द्वारा विकसित यहाँ पर किया गया था। पॉलिस्टर भी एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है जो 1941 में टेरिलीन डेक्रोन नामक व्यक्ति के द्वारा विकसित किया गया था, इसीलिए इसे टेरिलीन के नाम से भी जाना जाता है। राइट, तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर कृत्रिम रेशे से जो हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मानव निर्मित रसायनों से जो रेशा बनाया जाता है लेब के अंदर, उसे कृत्रिम रेशा कहा जाएगा। कौन कौन से प्रसिद्ध है? कृत्रिम रेशों में नाइलोन प्रसिद्ध है, डेक्रोन प्रसिद्ध है, टेक्रोन वही हमारा टेरिलीन, ऑर्लोन प्रसिद्ध है, विस्कोस आदि शामिल किए जाते हैं। मानव निर्मित पहला रेशा 1894 में विस्कोस बनाया गया था। रेयन और विस्कोस लकड़ी से इसका प्राप्त सेल्यूलोज से इसका निर्माण यहाँ पर किया गया था। और रासायनिक पदार्थों से मतलब पूरा केमिकल से, किसी लकड़ी से, किसी भी जैव चीज से नहीं बनाया गया था। तो पूरा का पूरा केमिकल से बनाने वाला जो रेशा था वो हमारा नाइलोन था, जो कि कब बना था? 1930 में बना था। पूर्ण रूप से मानव के द्वारा निर्मित रेशा कौन सा है? नाइलोन। और जो यहाँ पर कुछ प्राकृतिक रेशों के मिश्रण से बनाया गया 1894 में, जिसका नाम रखा गया था विस्कोस।
ठीक है, दो चीजें, 2 पॉइंट, 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पॉलिस्टर भी एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है जो कि कब बना था, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा 1941 में बना था। टेरिलिन डेक्रोन के नाम से इसका विकास यहाँ पर किया गया था। ठीक है, अब बताइए कि कृत्रिम रेशे जो उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर होती है। तो कृत्रिम रेशे अधिक टिकाऊ, कीटाणुओं से सुरक्षित एवं भार में काफी ज्यादा हल्के होते हैं, मतलब बहुत कम भारी होते हैं। इन कपड़ों पर सलवटे, जो हम लोग बोलते हैं ना सल क्रश आ गए, सलवटे भी बहुत कम पड़ती है। इसके कारण इनको प्रेस की आवश्यकता भी बहुत कम होती है। आपने देखा होगा यदि आप कॉटन का सूती कपड़ा कोई ला रहे हैं तो उस पर आपको बहुत आयरन, बहुत प्रेस करनी पड़ती है ताकि उसकी सलवटे खत्म हो सके। इसके अलावा इनकी धुलाई भी बहुत आसान होती है। कृत्रिम रेशों का निर्माण मुख्यतः पेट्रोलियम आधारित रसायन अर्थात जो पेट्रोकेमिकल्स होते हैं उनके माध्यम से यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अब वर्तमान में प्रयुक्त किए जाने वाले कृत्रिम रेशे पॉलिस्टर हो सकता है, एक्रेलिन हो सकता है, पोलियोफेलिन हो सकता है। ये जो ज्यादा है, सबसे ज्यादा इनका प्रयोग किया जाता है और इसमें सर्वाधिक प्रयोग हम लोग पॉलिस्टर का करते हैं। हम लोग देखते हैं ना पॉलिस्टर के कितने कपड़े हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ थ्योरी यहाँ पर हो गई जो आपसे प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे के बारे में पूछी जा सकती थी। अब हम लोग यहाँ पर कुछ वन लाइनर में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे हैं, इसको जो कृत्रिम रेशे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और ऐसा है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके कृत्रिम रेशों से ही बनेंगे। और प्राकृतिक रेशों से ये बन सकता है कि सरकार प्राकृतिक रेशम उत्पादन के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है, तो उसको 1 बाय 1 करके हम लोग वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। कपड़े या तो प्राकृतिक रूप से हो सकते हैं हमारे कपास वगैरह से, या फिर कृत्रिम रूप से निर्मित होते हैं। 2 प्रकार से बन सकते हैं। अब रेशे कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक होते हैं और कृत्रिम होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं अभी हम लोग देख ही चुके हैं। लाइक प्राकृतिक रेशे कपास, पटसन, ऊन तथा रेशम आदि पौधे तथा जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन। आप यहाँ पर पौधों से प्राप्त कर सकते हो और जंतुओं से प्राप्त कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन आपके रहेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका बन जाएगा पौधों से, दूसरा जंतुओं से, और ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों से, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक रेशे आप पौधों से भी प्राप्त कर सकते हो और जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। जिन रेशों को मनुष्य स्वयं बनाता है उन्हें संश्लेषित या कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे कहा जाता है। संश्लेषित भी वही होता है, आर्टिफिशियल, कृत्रिम भी वही होता है, मानव निर्मित भी वही होता है। लाइक नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, टेरिकोट हो गया, आदि मानव निर्मित यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। अगला पॉइंट, रासायनिक पदार्थों की अनेक छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक एकल इकाई बनाती है जिसे हम लोग यहाँ पर बहुलक बोलते हैं, और इसे पॉलीमर भी यहाँ पर कहा जाता है। अब हम लोग कृत्रिम रेशों की बात कर रहे हैं, तो रासायनिक इकाइयों की बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां आप लोगों ने देखा ना, इस तरीके से ये छोटी छोटी इकाइयां मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है जिसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, पॉलीमर या फिर बहुलक भी बोला जाता है। ठीक है, बहुलक शब्द की उत्पत्ति हमने देखा था मोरस शब्द से हुई है, इस तरीके से। अब अगला है, कपास भी एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है जो कि क्या होता है, सेल्यूलोज से बना होता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों के द्वारा निर्मित होता है। मतलब ग्लूकोज से यहाँ पर निर्मित होता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज से बनता है हमारा कपास, जो कि एक प्रकार का प्राकृतिक बहुलक है, प्रकृति से कपास के पौधे से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, सेल्यूलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्राकृतिक रूप से कहाँ पर पाया जाता है, पेड़ पौधों के अंदर पाया जाता है, लीनन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से हमारा सेल्यूलोज है विशेष प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट से, जो हमें प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों के अंदर से मिलेगा। तो कपास के अंदर हमें क्या मिलता है, सेल्यूलोज मिलता है। रेयन एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है जिसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। अब काष्ठ लुगदी तो प्राकृतिक होगी, काष्ठ लुगदी जो है उसका रासायनिक उपचार करके उसमें केमिकल चेंजेस करके हम लोग यहाँ पर रेयन की प्राप्ति करते हैं। तो रेयन को एक प्रकार से हम लोग कृत्रिम रेशम के अंदर भी काउंट कर सकते हैं। रेयन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाई जाती है अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाया जाता है। प्रॉपर हम लोग यहाँ पर प्राकृतिक जो चीजें हैं, प्राकृतिक जो रेशे हैं, उनका प्रयोग नहीं करेंगे। हम लोग कपास के साथ मिलाकर या फिर ऊन के साथ मिलाकर इसके बिस्तर, चादरें या फिर कालीन और गलीचा यहाँ पर बना सकते हैं। नाइलॉन क्या है, नाइलॉन एक प्रकार का कृत्रिम रेशा है जो इतना मजबूत होता है कि इसके पैराशूट चट्टानों पर चढ़ने में हमारी मदद करते हैं, और इससे रस्से भी बनाए जाते हैं। किससे, नाइलॉन से। ठीक है, नाइलॉन का निर्माण जो है किससे होता है, कोयला, जल और वायु से किया जाता है। इन तीनों तत्वों के मिश्रण से निर्माण होता है। पॉलिस्टर एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है, मानव निर्मित रेशा है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, वस्त्र निर्माण में करते हैं। वही ज्यादातर वस्त्र कपड़े हमारे पॉलिस्टर के ही होते हैं। एक्रिलिक भी एक प्रकार का मानव निर्मित संश्लेषित कृत्रिम रेशा है जो ऊन के जैसा दिखाई देता है, लेकिन ये एक प्रकार की मानव निर्मित
मानव के द्वारा बनाई जाने वाली ऊन होती है। अब हम लोग देखें कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं मानव निर्मित होते हैं, इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये जल्दी सूख जाते हैं, प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा जल्दी सूख जाते हैं, ज़्यादा समय तक चलते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं और रख रखाव में भी इनकी आसानी होती है, काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होते हैं। आगे देखो, संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक ही है, पॉलीमर ही है, जिसमें कभी भी आकार, किसी भी प्रकार का आकार दिया जा सकता है और इसकी रिसाइकलिंग भी पॉसिबल है। मान लो मेरे पास प्लास्टिक का कोई भी सामान रखा है तो मैं इसकी रिसाइकलिंग आसानी से कर सकती हूँ और इसको किसी भी प्रकार का, लाइक ये ढक्कन रखा हुआ है, इस ढक्कन इस केप का शेप दे सकती हूँ, ये जो रखी हुई है इसका शेप दे सकते हैं, तो ये आसानी से शेप दिया जा सकता है प्लास्टिक का। और इसका पुनर्चक्रण भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन इसका विघटन, यानी कि ये प्रकृति में इसका विघटन नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी रिसाइकलिंग यहाँ पर हो सकती है, इसको वापस से पुनर्निर्मित किया जा सकता है। ऐसा प्लास्टिक जो कि गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलता पूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक इसे यहाँ पर कहा जाता है। लाइक पॉलीथीन हो गया, पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, आप आसानी से इसको गर्म कर सकते हो और इसको अपना जैसा शेप देना चाहे वैसा शेप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ऐसी कैटेगरी को हम लोग रखेंगे थर्मोप्लास्टिक कैटेगरी के अंदर, राइट। आगे देखो, थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक का उपयोग जो है, थर्मोप्लास्टिक जो प्लास्टिक होता है इसका उपयोग खिलौने, कंघिया और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब खिलौने वगैरह किसके बनते हैं? थर्मोप्लास्टिक के बनते हैं। अगला देखो, जिन प्लास्टिक को ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता है उसे थर्मोसेटिंग कहा जाता है। आपसे दो क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक तो ऐसा हो गया कि जिसको आसानी से आप विकृत कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, चीजों को मोड़ सकते हो, इसको गर्म करके आप इसका शेप चेंज कर सकते हो, इसको लंबा कर सकते हो, पतला कर सकते हो, मोटा कर सकते हो, वो थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। लेकिन जो थर्मोसेटिंग होता है, आप उसकी सेटिंग चेंज नहीं कर सकते हो। लाइक लकड़ी, हम इसका प्रयोग हम लोग बैकेलाइट और मेलामाइन जो होते हैं, जैसे कि हम लोग कढ़ाई वगैरह यूज कर रहे हैं, उसमें लकड़ी का जो हैंडल लगा हुआ है ताकि जो ऊष्मा की वजह से गर्म ना हो, उसका शेप परिवर्तित ना हो, जो परमानेंटली कांस्टेंट जिस शेप में है उसी शेप में रहे, वो होता है हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हम लोग पैन, कढ़ाई वगैरह यूज करते हैं, तपेली वगैरह यूज करते हैं, तो हम देखते हैं उसके हैंडल वगैरह जो होते हैं एक इसके बनाए जाते हैं, ब्लैक कलर की लकड़ी जैसे दिखते हैं हमें, ठीक है। तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। वो प्लास्टिक क्या करता है, वो प्लास्टिक उसको ऊष्मा से पिघलता नहीं है, मेल्ट नहीं होता है और आसानी से गर्म नहीं होता। जब आप उसे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की हीट दे रहे होते हो तब वो जाकर पूरा जल जाएगा, लेकिन वो इतनी आसानी से हीट यहाँ पर नहीं देगा, राइट। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बैकेलाइट और मेलामाइन इसके एग्जाम्पल है। हम लोग जो कढ़ाई वगैरह का जो देखते हैं उस पर बैकेलाइट वगैरह की चढ़ाई की जाती है, बैकेलाइट वगैरह चढ़ाया जाता है। कुकर वगैरह पर भी आपने देखा होगा वो इसी तरीके से होता है, क्योंकि बैकेलाइट क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब ना तो इसमें हीट प्रोड्यूस हो सकती है और ना अपने इलेक्ट्रिसिटी, इसका आपको करंट वगैरह कुछ ऐसा कुछ आ सकता है। तो बैकेलाइट जो ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए इसका प्रयोग कुकर के हत्थों, बिजली के स्विच आदि बनाने में किया जाता है। मेलामाइन भी इसी तरीके का होता है, ये भी आग का प्रतिरोधक होता है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा इसमें ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता होती है। बहुत लंबे समय तक ये ऊष्मा को, हीट को सहन कर सकता है, ठीक है। इसका प्रयोग फर्श की टाइल्स, रसोई के बर्तन और आग रोधी जो उपकरण या आग रोधी जो कपड़े होते हैं, जिन कपड़ों को पहनकर हम लोग जाएंगे तो आग हमको नहीं टच करेगी या फिर उसमें आग नहीं लगेगी हमारे शरीर को, इस प्रकार के कपड़े जो होते हैं वो पहने जाते हैं। जैसे कि जो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं वो इसी प्रकार से कपड़े पहनकर आते हैं। आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधानों पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है जो उन्हें अग्निरोधक बनाती है, उनको आग का खतरा यहाँ पर नहीं रहता है, ठीक है। प्लास्टिक जो है वायु और जल से अभिक्रिया नहीं करता है। ये प्लास्टिक की एक हम लोग बोल सकते हैं गुणधर्म या फिर कैटेगरी बोल सकते हैं, क्या कि प्लास्टिक यहाँ पर वायु से अभिक्रिया नहीं करेगा। मतलब वायु के आधार पर जैसे कि लोहा कर सकता है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक जो है वायु और जल से अपनी अभिक्रिया नहीं देता है। प्लास्टिक भी ऊष्मा विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए बिजली के तार वगैरह जो होते हैं प्लास्टिक से कवर यहाँ पर किए हुए रहते हैं ताकि करंट वगैरह का खतरा न रहे। टेफ्लॉन जो होता है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक होता है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, इसीलिए इसका उपयोग भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली जो परत होती है उसके ऊपर किया जाता है। हम लोग बोलते हैं ना नॉन स्टिक, ये चिपकता नहीं है, तो वहां पर हम लोग जो बर्तन यूज करते हैं वो किसके बने होते हैं, टेफ्लॉन के बने हुए रहते हैं। अगला हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं माइक्रोवेव ओवन की। तो माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने के लिए विशिष्ट प्लास्टिक पात्र का प्रयोग किया जाता है जिन पर ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊष्मा भोजन को तो पका देती है लेकिन प्लास्टिक को यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट, कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं डालती है। हम लोग देखते हैं ना माइक्रोवेव लेकर आए तो हमें स्पेसिफिक वो बर्तन भी लेकर आने पड़ेंगे क्योंकि प्लास्टिक को तो कोई प्रभाव नहीं देगी लेकिन वो भोजन को पकाने में मदद करता है। तो ये अलग प्रकार के बर्तन, विशिष्ट प्लास्टिक पात्र का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया के द्वारा
अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण। अब आपसे दो चीजें पूछी जाती है, क्वेश्चन आपका बनता है जैव निम्नीकरण से और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है अजैव निम्नीकरण से। तो जैव निम्नीकरण जो जीवाणुओं के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं, लाइक हमारे किचन से निकलने वाला जो झूठा खाद्य पदार्थ होता है वो जीव, लाइक सब्जियों के छिलके वगैरह हो गए, तो वो जैव अपघटन ही हो गए, जैव निम्नीकरण उनका हो चुका है। लेकिन आपसे बोला जाए कि एल्यूमिनियम के बर्तन आपने फेंक दिए हैं, तो क्या वो जैव निम्नीकरण उनका हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, वो अजैव निम्नीकरण की कैटेगरी में आएंगे। क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो वन बाय वन आपकी सारी चीजें क्लियर होती जाएगी। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, अजैव निम्नीकरण की प्रक्रिया या इस कैटेगरी के अंदर इन्हें डाला जाता है। अगला पॉइंट देखिए, पर्यावरण में प्लास्टिक विघटित नहीं होता या कई वर्षों तक बना रहता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। हमने देखा था कि जो प्लास्टिक है आप उसका रिसाइकलिंग कर सकते हैं, लेकिन आप उसको विघटित यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। तो पर्यावरण में प्लास्टिक जो आसानी से विघटित नहीं होता, ये कई सालों तक इसी तरीके से कई वर्षों तक बना रहता है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन यहाँ पर फैलता रहता है। अब यहाँ पर हम लोग 4R की बात कर रहे हैं। कौन कौन से वो 4R है? सबसे पहले तो उपयोग कम करिए, यानी कि रिड्यूस करिए। अगर पॉसिबल हो तो आप उसका रीयूज करिए, पुनः आप उसको उपयोग करिए, पुनः चक्रण रिसाइकल करिए उसको, ठीक है। उसी को चेंज करके आप और कई जगह यूज कर सकते हो और वापस से आप उसको क्या कर लीजिए, रिकवर कर लीजिए। तो ये 4R वाला फंडा है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और देन रिकवर, ठीक है। चलिए आगे बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। जस्ट हमने वन लाइनर फॉर्म में इन चीज़ों को डिस्कस किया है ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग आज के सेशन में कवर कर पाए, राइट। आगे हम लोग यहाँ पर बात करें घर पर वस्त्रों के रखरखाव की। तो घर पर वस्त्रों का रखरखाव हम लोग कैसे करते हैं, सभी हम लोग जानते हैं, सभी का कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काम पड़ा ही है, कपड़े धोने का, कपड़ों को प्रेस करने का, आयरन करने का, सारी चीज़ों का। तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लाइक कपड़ों को हम लोग कितने लंबे समय तक कैसे सुरक्षित कर सकते हैं, कपड़ों पर यदि कोई दाग लग जाए तो उसको कैसे सेव करके रखा जा सकता है, कैसे हम लोग उसको सुरक्षित कर सकते हैं। तो कपड़ों के रखरखाव में धुलाई करना आती है, कपड़ों को धोया जाता है, कपड़ों को प्रेस किया जाता है, कपड़ों की सुरक्षा की जाती है। अब धुलाई में हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, आप सोचोगे कि इससे क्या ही क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जब हम लोग नेक्स्ट सेशन कंप्लीट करेंगे तो बहुत अलग तरीके से घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कि हमें ये सारी बेसिक चीजें यहाँ पर पता होना चाहिए। धुलाई की यदि हम लोग बात करें तो धुलाई डिटर्जेंट पाउडर के माध्यम से की जाती है, साबुन के माध्यम से की जाती है, वॉशिंग मशीन के माध्यम से की जाती है और ड्राई क्लीन करके भी हम लोग कपड़ों की धुलाई यहाँ पर करवा देते हैं। अब कुछ फैक्ट यहाँ पर पढ़ लेते हैं जो डायरेक्टली हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, वही फैक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपको पता है कि कपड़े धोने से पहले उसको थोड़ी देर गला देना चाहिए, फिर उसमें कुछ सर्फ वगैरह डाल देना चाहिए। तो वही सारे पॉइंट है, उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करें क्योंकि सारी चीज़ें हमें पता ही है, ठीक है। देखो, सूखे हुए दागों को मिटाने के लिए सुहागा लगाकर, जिससे सोडियम बोरेक्स यहाँ पर बोला जाता है, सुहागा को सोडियम बोरेक्स यहाँ पर बोला जाता है। इस प्रकार का कुछ व्हाइट कलर का ये पाउडर होता है। तो सूखे हुए दाग जो होते हैं उनको यदि साफ करना है तो आप सोडियम बोरेक्स का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, सुहागा लगाकर आप उसको धो सकते हो। ग्लिसरीन लगाकर भी आप इस प्रकार के जो दाग हैं उनको यहाँ पर हटा सकते हैं। नींबू का रस, यदि आपने सिरका लगाया, यदि आपने कपड़ों के ऊपर नींबू का रस लगाया या फिर सिरका लगाया तो इससे क्या होगा, रेशमी कपड़े जो है उनकी चमक यहाँ पर बनी रहती है। तो जितने भी रेशमी कपड़े हैं आप उनको धोने के बाद एक बार उनके ऊपर नींबू का रस या सिरका भी लगाकर उसको एक बार और निचोड़ सकते हैं, इस तरीके से धो सकते हैं, इससे उनकी चमक यहाँ पर बनी रहेगी। श्वेत ऊनी वस्त्र जो होते हैं, जैसे कि अभी के समय में हम लोग यदि सफेद ऊनी कपड़े पहन रहे हैं तो उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर 2-3 बूंदे नींबू के रस की भी डाल सकते हैं, जिससे कपड़ा यहाँ पर हम लोग देखते हैं सफेद कपड़े जो होते हैं उनमें धीरे धीरे पीलापन आने लगता है। तो वो पीलापन यहाँ पर नहीं आएगा यदि आप 2-3 बूंदे नींबू की प्रयोग कर रहे हैं। कलफ लगाना या नील देना, तो कलफ लगाने से कपड़ों में चमक बनी रहती है, वह कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती है। यदि हम लोग कलफ का प्रयोग कर रहे हैं, अब कलफ क्या होता है इसको हम लोग अगले पॉइंट में डिस्कस भी कर लेंगे। यदि हमने कपड़ों के ऊपर कलफ लगाया हुआ है, जैसे हमने कपड़े पूरे धो लिए है ना, पूरे जब हम लोग सुखाने जाते हैं उससे पहले की जो स्टेज होती है कि हम लोग कपड़ों को निचोड़ रहे होते हैं, तो उस टाइम हम लोग निचोने के बाद, अच्छे पानी से निचोने के बाद एक बार यदि उन कपड़ों को कलफ के अंदर डाल देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, जैसे कि बिल्कुल नए नए आप लाए हो। क्योंकि हम लोग मोस्टली ऐसा होता है ना, बहुत सारी बार कपड़े बार बार पहन रहे होते हैं तो वो बिल्कुल लुके लुके से और इस तरीके से हो जाते हैं, बिल्कुल डल डल से दिखते हैं। तो एक बार यदि आप कलफ का प्रयोग करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कड़क हो जाएंगे, उस पर सिलवटें भी इतनी नहीं रहेगी, उसमें प्रेस करने की भी इतनी आवश्यकता नहीं होती और वो चमकदार भी हो जाते हैं। अब कलफ कितने प्रकार से बनता है, तो कलफ आप यहाँ पर बना सकते हैं कई तरीके से। आप मैदे का कलफ बना सकते हैं, आप चावल का कलफ निर्मित कर सकते हैं, आप गोंद का कलफ निर्मित कर सकते हैं। अब ये कलफ होता क्या है, नॉर्मली आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैदे का कलफ बनाने की, चावल का और गोंद का कलफ बनाने की विधियाँ होती है। आप एक ठंडे पानी का बर्तन लेंगे, वहाँ पर इसके अंदर कुछ ठंडे पानी में कुछ मैदा डालेंगे। अब इस मैदे और ठंडे पानी के बर्तन या फिर आपने जो भी बर्तन यहाँ पर प्रयोग किया है, मान लो एक आपने भगोनी या तपेली का प्रयोग किया है, आप उसको ले जाकर गैस पर रख देंगे। कम से कम 30 मिनट तक आप उसको गर्म होने देंगे, 30 मिनट या जब तक कि वो पूरा पारदर्शी नहीं बन जाता है, ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट नहीं बन जाता है मैदा उसके अंदर, और आपको कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहना होता है ताकि इसके अंदर जो हम लोग बोलते हैं ना गठिया नहीं पड़नी चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यदि आप बनाकर भी देखना चाहें, एक्सपेरिमेंट भी करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। या फिर जब भी आपके घर में चावल बनते हैं तो जो चावल का जो पानी रहता है वो ही आपका चावल के कलफ की तरह कार्य करेगा। ये मैंने ट्राई भी किया है अपने घर पर। अपने जो कपड़े होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लुके और डल डल से दिखने लग जाते हैं, आप उसको चावल के पानी में एक बार निचोकर सुखा सकते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखने लग जाते हैं। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। चावल का कलफ इसी तरीके से होता है, पानी ठंडा पानी लेना है, चावल आपको अंदर डालना है, उसको हिलाते रहना है जब तक कि पानी ऊपर का जो है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, है ना। तो इस तरीके से आप चावल का कलफ रेडी कर सकते हैं। इसी तरीके से गोंद का कलफ भी बनता है। कुछ आप एक ठंडे पानी का बर्तन लेंगे, 30 ग्राम के समथिंग आप उसमें गोंद डालेंगे और उसको गर्म करने के लिए रखेंगे जब तक कि वो पूरा ट्रांसपेरेंट ना बन जाए। फिर आप क्या करेंगे, जब वो पूरा एक मटेरियल रेडी हो जाएगा, कुछ कम बचेगा वो, तो इसके अंदर आप वापस से जितना भी आपको कपड़े हैं उस हिसाब से आप पानी डालकर, इसके अंदर पानी डालकर अपने कपड़ों को निचोकर सुखा सकते हैं। तो इस तरीके से रेडी होते हैं हमारे कलफ से प्रीवियस ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा इसको यहाँ पर डिस्कस करें। क्वेश्चन क्या बना था वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। तो मैदे का कलफ, चावल का कलफ, गोंद का कलफ बनता है। गोंद का कलफ स्पेशली जितने भी रेशमी कपड़े होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है ताकि उनके अंदर जो है चमक बनी रहे। मैदे का कलफ चावल का कलफ होता है। इसी तरीके से एक आपका साबूदाने का कलफ भी यहाँ पर बनता है। जितनी भी चिकनाहट वाली चीज़ें होती है उनसे यहाँ पर कलफ रेडी हो सकता है और ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है हमारे सूती वस्त्रों के लिए। सूती वस्त्रों को अच्छा दिखाने के लिए इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन कलफ का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। और नील लगाना आपको पता ही है, चमकदार दिखने के लिए हम लोग यहाँ पर नील लगा देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हस्तकरघा और पावरलूम सेक्टर की, कि ये सेक्टर क्या होते हैं और किस तरीके से मदद करते हैं रोजगार प्राप्त करवाने में। तो भारत में वस्त्र बनाने और बुनने की दीर्घ और समृद्ध परंपरा चली आ रही है। यहाँ वस्त्र निर्माण में विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है, नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। वो भी टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे जो कि आज के समय में यूज़ की जा रही है। हमारे यहाँ पर प्राचीन समय से ही हस्तकरघा व पावरलूम के द्वारा वस्त्रों की बुनाई की जाती है। बुनाई की प्रक्रिया में धागों को 2 दिशा में प्रयोग किया जाता है, ताना बाना करके। हम लोग एक डायलॉग भी मानते हैं कि ये ताना बाना है हमारी ज़िंदगी का, तो वो कपड़ों के यहीं से जनरेट हुआ है। क्या मतलब होता है ताना बाना का वो आज हम लोग सीखेंगे। यदि आपने धागा बनाने की प्रोसेस देखी होगी कि इस तरीके से कुछ ऊपर खींचा जाता है, फिर इधर खींचा जाता है ना, इस तरीके से धागा पूरा निर्मित किया जाता है। तो जब उसको लंबवत दिशा में खींचा जाता है इस तरीके से तो उसको बोला जाता है ताना, और जब उसको इस दिशा में प्रयोग किया जाता है, जब उसको क्षैतिज दिशा में प्रयोग किया जाता है धागे को, तो उसे बोला जाता है बाना। तो यही होता है हमारा जीवन का ताना बाना। ताना मतलब आप उसको लंबवत यानी वर्टिकल डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, और जब आप उसको इस तरीके से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में यूज़ कर रहे होते हैं तो उसे बोला जाता है बाना। तो इस तरीके से ये कपड़े बनाने की प्रोसेस होती है। अब देखो कुछ फैक्ट की हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट की बात कर लेते हैं। हस्त उद्योग सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग है हमारे देश में। कुल वस्त्र का लगभग 30% क्षेत्र जो है हमारे इससे ही आता है, हैंडलूम से ही आता है, और बोल सकते हैं जो हस्तकरघा क्षेत्र है उसी से उत्पादित किया जाता है। सरकार ने विकास के लिए क्षेत्र में सर्वप्रथम 1940 में व्यवस्थित रूप से इसके लिए कदम उठाया था कि हाँ हम लोग हस्तकरघा क्षेत्र है इसको भी यहाँ पर आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर क्या किया गया, इसके माध्यम से कारीगरों को आर्थिक स्थायित्व दिया गया, मतलब कि यहाँ पर वो उत्पादन करे और उसको बेचे, इससे उनको यहाँ पर उनकी आमदनी अच्छे से जनरेट होगी। और विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी हस्तकरघा उत्पादन जितने भी होते हैं उसका भारत से निर्यात किया जाने लगा, उसको एक्सपोर्ट किया जाने लगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग विदेशी मुद्रा अर्जित कर पाएँ जो कि जीडीपी में हमारे योगदान दे। आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे परिणाम स्वरूप क्या हुआ जब ये सारे काम किए गए, सरकार के द्वारा इतने सारे प्रयास किए गए। तो परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अखिल भारतीय हस्तकरघा बोर्ड और जो हमारा हस्तशिल्प बोर्ड है और जो खादी ग्राम उद्योग है KYC जो है हमारा खादी ग्राम उद्योग के द्वारा स्थापना की गई। और साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं में भी हस्तकर क्षेत्र को यहाँ पर बढ़ावा दिया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की जो योजना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सरकार जो है अपना फंड यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। 1980 में, 1981 में और 1985 में भी हस्तकरघा की जो कपड़ा नीति है उसको यहाँ पर प्रमुखता दी गई। ज़्यादा से ज़्यादा हस्तकरघा का प्रयोग किया जाए और लोगों के बीच में इसके बारे में जानकारी फैलाई गई। संसद ने 1985 के अंदर हस्तकरघा अधिनियम यहाँ पर पारित किया। वर्तमान में हैंडलूम क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका, ये भी अपनी देश की जो जीडीपी है उसमें महत्वपूर्ण, हैंडलूम क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लगभग आप देख सकते हैं 65 लाख लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट रोजगार मिला हुआ है। किसके माध्यम से, यहाँ पर हस्तकरघा क्षेत्र के माध्यम से। 3 नवंबर 2005 को बुनकरों हेतु नई स्वास्थ्य बीमा योजना आई थी। अब स्कीम में जितने भी इनसे रिलेटेड बीमारियां होती है वो सारी योजना, जितने भी सारे बीमा वगैरह होते हैं वो सरकार यहाँ पर हस्तकरघा व्यापारियों को प्रोवाइड करती है। यानी कि इस स्कीम में हस्तकरघा उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों की सभी नई पुरानी बीमारियों को शामिल किया गया। और 2 अक्टूबर 2005 को ही
गांधी जयंती के दिन ही महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना यहाँ पर शुरू की गई थी। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, 28 जून 2006 को प्रधानमंत्री ने हस्तकरघा उत्पादों को स्पष्ट पहचान देने के लिए हैंडलूम मार्क जो होता है उसका शुभारंभ यहाँ पर किया। पावरलूम क्षेत्र भी वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंडों में से एक है। न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको और आगे यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। 50 लाख श्रमिकों को ये डायरेक्टली प्रत्यक्ष रोजगार यहाँ पर प्रदान करता है और देश के कुल वस्त्र उत्पादन में 62% अकेला अपना योगदान यहाँ पर पावरलूम इंडस्ट्री जो है बुनाई क्षेत्र यहाँ पर लेकर जाता है। देश में करीब 21.58 लाख जो है यहाँ पर पावरलूम क्षेत्र है जहाँ पर इस तरीके से बुनाई की जाती है और निर्यात के लिए 60% से अधिक वस्त्र जो है इसका योगदान जो है पावरलूम अपना देता है। मतलब पावरलूम में 60% से अधिक निर्यात यहाँ पर किया जाता है, मतलब ज़्यादा हम लोग यहाँ पर इनका निर्यात करते हैं। यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी भी अभी एक करंट में टेक्नोलॉजी भी चल रही है, TUFS टेक्नोलॉजी। यहाँ पर टेक्नोलॉजी सम उन्नयन फंड स्कीम इसको बहुत ही ज़्यादा आधुनिक बनाती है। मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड फंड स्कीम है, यहाँ पर बहुत सारी फंड प्रोवाइड करके यहाँ पर इसको अमेंड करके ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है पावरलूम सेक्टर को आगे बढ़ाया जा सके और इसका जो है हम लोग जितना भी ज़्यादा विदेशों पर डिपेंडेंस है उस डिपेंडेंसी को, उस निर्भरता को यहाँ पर खत्म किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा का हम लोग यहाँ पर उसको अर्न कर पाए, उसको कमा पाए। तो ये हमारा था हैंडलूम एवं पावरलूम इंडस्ट्री। और आज हमने क्या क्या पढ़ा उसको शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्राकृतिक कृत्रिम रेशों के बारे में। प्राकृतिक कृत्रिम रेशों के बारे में हम लोगों ने देखा कि कॉटन, कपास हो सकता है, रेशम हो सकता है, लीनन हो सकता है। चीन इसमें प्रथम स्थान देता है अपना और भारत भी अग्रणी है। फिर रेशम कीट जो है किस प्रकार से अपने रेशम का उत्पादन करता है। देन लीनन ट्री के बारे में हमने देखा कि बाहर यूरोप वगैरह से आता है और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। देन ऊन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ऊन कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है। भेड़, ऊँट, याक व खरगोश के बालों से ऊन की प्राप्ति होती है। ऑस्ट्रेलिया के मरीनो भेड़ बहुत ही उत्कृष्ट लेवल की होती है। देन कृत्रिम रेशों के बारे में हमने देखा 1894 में विस्कोस बनाया गया था कृत्रिम रेशा। रासायनिक पूरा केमिकली निर्मित सिंथेटिक रेशा हमारा नायलॉन था जो 1930 में बनाया गया था। राइट है। देन हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। देन हमने कुछ वन लाइनर देखे कि प्राकृतिक कृत्रिम रेशे क्या होते हैं, रेयन क्या होता है, नाइलॉन क्या होता है, पॉलिस्टर क्या होता है, एक्रेलिक एक प्रकार का ऊन होता है। ठीक है, जो कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है। कोई भी प्राकृतिक भेड़, ऊन किसी का भी वहां पर ऊन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। राइट। देन हमने कुछ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बारे में देखा। थर्मोप्लास्टिक जो नॉर्मल खिलौने वगैरह बनते हैं और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है बेकेलाइट, मेलामाइन होते हैं जो कुकर वगैरह के हत्थे, हैंडल्स वगैरह होते हैं वो इसके बनाए जाते हैं क्योंकि ऊष्मा के कुचालक होते हैं और इसमें ऊष्मा की सहन करने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा अधिक होती है थर्मोप्लास्टिक के कंपेरिजन में। ठीक है। इसको जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है इसको मोल्ड नहीं किया जा सकता, इसको विकृत नहीं किया जा सकता। ये जिस स्टेज में बना है ये उसी स्टेज में रहेगा। ठीक है। और जो आग बुझाने वाले कर्मचारी जो होते हैं वो मेलामाइन की जो परत चढ़ी होती है उन कपड़ों का प्रयोग करते हैं जो उनके कपड़ों को अग्निरोधक यहाँ पर बनाता है। टेफ्लॉन भी एक विशेष प्रकार का प्लास्टिक है। नॉन स्टिकी बर्तन जो यूज करते हैं उसमें टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। माइक्रोवेव में भी विशेष प्रकार के बर्तन प्रयोग किए जाते हैं जो ऊष्मा की वजह से उन बर्तन के ऊपर उनका कोई भी प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता है। देन हमने पढ़ा जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण क्या होता है। जैव निम्नीकरण जो जीवों के द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। अजैव निम्नीकरण वो होते हैं जिनका अपघटन यहाँ पर आसानी से नहीं होता है। राइट। देन हमने 4R देखा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। मोस्टली आपसे 3R के बारे में ही पूछा जाता है। देन रख रखाव आप इस प्रकार से कर सकते हैं कपड़ों का, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। नॉर्मली क्वेश्चन आपसे ड्राई क्लीनिंग के पूछे जाते हैं, ऐसे कपड़े जिन्हें आप डेली यूज में नहीं करते और स्पेशल होते हैं या फिर ऊन वगैरह वुलन के जो कपड़े होते हैं आप उन्हें कैसे संभाल कर रखते हैं। तो ड्राई क्लीनिंग करके हम उनको संभाल कर रख सकते हैं क्योंकि सारे पेट्रोकेमिकल्स, रसायन का वहाँ पर प्रयोग होता है जो कपड़े को ज़्यादा नुकसान, उनके जो रेशे वगैरह होते हैं उनको नुकसान न पहुँचाते हुए अच्छे तरीके से उनको यहाँ पर सुरक्षित करके रखा जा सकता है। ठीक है। इस तरीके से हमने कलफ के बारे में जानकारी देखी। देन हम लोगों ने हस्तकरघा और पावरलूम के बारे में यहाँ पर जानकारी देखी। ओके। तो ये हमारा यहाँ पर जो चैप्टर है जो हमें वस्त्रों के बारे में बताता है वो यहाँ पर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसमें हम लोग आवास को देखेंगे। आवास में क्या क्या चीज़ें आती है, किस प्रकार से आवास का निर्माण होता है, किन किन जीवों के क्या क्या आवास होते हैं, किन किन पौधों के क्या क्या आवास होते हैं, वो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट जो अपकमिंग सेशन होगा, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट सेशन है वो आपका पूरा कंप्लीटली क्विज बेस्ड होगा, उसे आप अटेंड करेंगे। और इसका जो अपकमिंग सेशन होगा वो अगेन आपका थ्योरी रहेगा। ओके। और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 7708038840 पर। और रीड की स्पेशल क्लासेस आपकी आ चुकी है। यदि आप रीड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं सेम व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। वेबसाइट को आप डेली से विजिट करें, वेबसाइट पर आपकी डेली क्विज आ रही है, क्विज आपको अटेंड करते रहना है। ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।